नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उस चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चंस को कर रहे थे। ध्यान से समझना कि हमने इलस्ट्रेशन के अंदर एक एक टॉपिक को सीरियसली अच्छे तरीके से ब्रीफली स्टडी करी है। ठीक है, अब जो अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम उन एक एक टॉपिक को वापस से सीखेंगे समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने हो, आपको बेसिक सीखने हो तो आप उन वीडियोस को देखो, फिर इन वीडियोस को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस के टाइप्स, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनके हम टाइप्स को सीखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर, पूरे वीडियो के अंदर एक टॉपिक चलेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो भाई साहब, रिजर्व्स कौन कौन से आपकी बुक के अंदर मेनली है? जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसीज रिजर्व्स है, P&L है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मेनली ये रिजर्व्स के बारे में आपके इस चैप्टर के अंदर है। तो इसी टॉपिक के अंदर हम ये सारे रिजर्व्स की स्टडी करेंगे। साथ में P&L का अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो तो उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं वो हम इस पूरे वीडियो के अंदर सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से चालू कर रहे हैं। 9 तक हमने पुराने वीडियो के अंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। तो दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। With effect from 1st April 2020, they decided to share profit equally. उन्होंने डिसाइड करा कि न्यू रेशो जो है वो इनका 1/2 और 1/2 इक्वली रहेगा। On the date of change in profit sharing ratio, the P&L account show the credit balance of 1,50,000 rupees. मतलब आपकी बुक्स के अंदर P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज। P&L का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है ये P&L लायबिलिटी के अंदर है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं ये एक प्रॉफिट है जो हमारे पुराने सालों का इकट्ठा करा हुआ पड़ा है P&L का। उसको अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो पुराने प्रॉफिट जितने भी होते हैं या पुराने रिजर्व्स जितने भी होते हैं उन सबको हम खत्म कर देते हैं। तो अभी P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको खत्म करेंगे। किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। आपके ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी को खत्म करना है तो क्या करोगे? ग्लास को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी भी अकाउंट को खत्म करना हो या बंद करना हो तो आप उसको क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू। अब कौन से रेशो में, कौन से पार्टनर्स में खत्म करेंगे? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 2x कैपिटल 2y कैपिटल। ठीक है, कैपिटल नहीं लिख रहा हूं, होमवर्क है, आप अपने आप लिखना। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में। तो 1,50,000 का प्रॉफिट है उसको आप x और y में 3:2 में, ओल्ड रेशो है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 90,000 और 60,000 रुपीज x और y में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1। तो ए और बी दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4/5 और 1/5। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। न्यू रेशो दिया हुआ है 3/5 और 2/5। 1st April 2020। ऑन दैट डे P&L अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। पहले वाले क्वेश्चन में P&L का क्रेडिट बैलेंस था, अभी वाले क्वेश्चन के अंदर P&L का डेबिट बैलेंस है। P&L का डेबिट बैलेंस मतलब P&L असेट्स में लिखा हुआ है, मतलब कि एक तरीके से लॉस है। ठीक है, अब मैंने बताया इसको भी खत्म करना है तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। मतलब P&L को क्रेडिट करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। अब प्रॉफिट है कितना? 1 लाख रुपए का। ए और बी में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:1 में, तो 80,000 और 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2।
तीन पार्टनर है ए बी सी जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, 3/10 एंड 2/10. डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2-3-5. न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10, 3/10, 5/10. Give the journal entries to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio. देखो भाई साहब, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आप सबको पता है कि वर्कमैन का कोई भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है तो उसके इलाज के लिए कोई फैक्ट्री है या कोई ऑफिस है तो उसका इलाज करवाता है, तो उसके लिए पहले से एक रिजर्व बना के रखते हैं कि कोई ना कोई तो बीमार होता ही रहता है या किसी ना किसी वर्कमैन का एक्सीडेंट तो फैक्ट्री के अंदर जनरली होता ही रहता है, छोटा मोटा केसेस होते रहते हैं, तो उनके लिए रिजर्व बना के रखते हैं. अब वो रिजर्व बना के रखा है, लेकिन फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन. मतलब हमारे को पहले कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. इंफॉर्मेशन किस चीज की? कि भाई कोई भी एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो अपन ये मानेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं हुआ है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा है, कितना पैसा पड़ा है, 1,20,000 रुपए पड़ा है, तो वैसा का वैसा पड़ा है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करेंगे. जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना ये चीज. अब मैंने बोला खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब डेबिट करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल. जो भी रिजर्व सरप्लसेस P&L वगैरह होते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ध्यान रखना ये चीज. तो ओल्ड रेशो है 5:3:2. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 का, उसको हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 60,000 रुपीज, 34,000 रुपीज एंड 24,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में. ये तो था केस 1, फर्स्ट केस. अब केस 2 पे आते हैं. तो केस 2 के अंदर क्या बोल रहा है, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट. पहली बात तो है कि हमको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. तो इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब तब भी आप ये मानोगे कि कोई क्लेम पास नहीं हुआ. तो अब केस 2 के अंदर बोल रहा है कि कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन में ये है कि अभी भाई साहब हमारे यहाँ पे कोई भी वर्कमैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई भी क्लेम पास नहीं हुआ है. तो जो ये केस 2 है उसमें सेम टू सेम केस 1 वाली एंट्री करनी है. ध्यान रखना ये चीज कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. नो क्लेम हो या नो इंफॉर्मेशन हो, दोनों की एंट्री सेम ही होगी. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13. एक्स वाई जेड हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2. तीन पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, 3/10 और 2/10. डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3:5. न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10, रेशो 3/10, रेशो 5/10. Gave the journal entries to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 rupees. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है हमारे को 1,20,000 रुपीज का. लेकिन क्या हुआ कि when there is claim 80,000 against it, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है हमारे पास 80,000 रुपए का, ठीक है. मतलब हमने रिजर्व बना के रखा है 1,20,000 रुपए का, उसमें से 80,000 रुपए तो हमको क्लेम में देने पड़ेंगे क्योंकि अभी क्लेम पास हुआ है एक. तो 80,000 जो है वो तो वर्कमैन्स को दे देंगे या उनका क्लेम पास कर देंगे. अब आपके पास थे 1,20,000 रुपीज, उसमें से 80,000 रुपीज तो आपने क्लेम में पास कर दिए, तो बाकी कितने बचे, बाकी 40,000 रुपीज बचे. वो 40,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब इसकी एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमारे पास रिजर्व था 1,20,000 का, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कई बार ऐसा लिखा होता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बात एक ही है. कई बार ऐसा लिखा होता है प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बात एक ही है. आप कुछ भी लिखो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी चलती है. तो 1,20,000 में से 80,000 रुपए तो क्लेम में पास हो गए, बाकी कितने बचे, 40,000 रुपए बचे. वो 40,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मतलब एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 5:3:2 में. अब कितना बचेगा, 40,000 रुपीज, वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 12,000 और 8,000 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. एक्स वाई जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2. तीन पार्टनर हैं, तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, रेशो 3/10, रेशो 2/10. फिर आगे लिखा हुआ है डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5. न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10, रेशो 3/10, रेशो 5/10.
With effect from 1st April 2020, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो अपीयर कर रहा है कितना, 1,20,000 रुपीज, एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 1,50,000 रुपीज। बताओ, रिजर्व बना के रखा है 1,20,000 रुपए का, जबकि क्लेम पास हो गया 1,50,000 रुपए का। अब जितना पैसा हमने इकट्ठा करके रखा था उससे ज्यादा क्लेम पास हो गया, 30,000 रुपए उससे ज्यादा क्लेम पास हो गया, तो अब 30,000 रुपए कहां से उठाएंगे? तो 30,000 रुपए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। मतलब एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व से तो उठा लिए 1,20,000 रुपए, और रिवैल्यूएशन से उठाएंगे 30,000 रुपीज, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम पास हो जाएगा कितना, 1,50,000 रुपीज का। ठीक है, अब हमने रिवैल्यूएशन से 30,000 रुपए उठा लिए, तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा वो कौन सहन करेगा? तो वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में सहन करेंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, कितना लॉस हुआ, 30,000 रुपीज लॉस हुआ, वो 30,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया? तो पहले वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, तो दूसरी वाली एंट्री में राइट ऑफ करने के लिए हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ये एक तरीका होता है सस्ते में समझने का। ठीक है, तो 30,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 532 में, तो 15,000, 9,000 एंड 6,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ABC हु आर प्रेजेंटली शोइंग फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये प्रॉफिट लॉसेस दिए हुए हैं। ABC का कौन सा रेशो है, 5/10, 3/10 और 2/10 ओल्ड रेशो दिया हुआ है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235, तो न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10, 3/10 एंड 5/10। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, कितने का, 20,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 1,00,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो अभी है वो है 95,000 रुपीज। अब भाई साहब ध्यान से समझना, IFR होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब यह है कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी के शेयर खरीद रखे हैं, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब क्या हुआ कि किसी आदमी ने हमारे कान में डाल दिया कि भाई साहब गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपके साथ चोट हो जाएगी, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो आपके पैसे डूब जाएंगे, अब आप डर के मारे क्या करते हो कि एक गुल्लक बनाते हो घर में और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हो कि यार उधर मेरा नुकसान होगा तो मैं इधर थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेता हूं, मेरे 1,00,000 रुपए डूब जाएंगे तो मैं इधर से रोज 20, 30, 40, 100 रुपए इकट्ठे करूंगा, 1 साल 2 साल में अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कर सकूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक रिजर्व बना दिया। कितने का रिजर्व बना दिया? इस क्वेश्चन के अंदर 20,000 रुपए का रिजर्व बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को लगा कि इन्वेस्टमेंट अधिकतर 20,000 तक नीचे गिर सकता है। मेरे को किसी ने भविष्यवाणी करी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना 20,000 तक उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। तो मैंने क्या करा, रिजर्व बना के रख दिया पहले से ही 20,000 रुपए का। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का था और अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो 95,000 का हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 5,000 रुपए कम हुई है। मैंने रिजर्व कितने का बना के रखा था, 20,000 रुपए का बना के रखा था। इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो 20,000 बना रखा था, मतलब मेरे को डर था 20,000 रुपए तक कम होगा, लेकिन असली में कम कितना हुआ है, सिर्फ 5,000 रुपए कम हुआ है। बाकी 15,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा रिजर्व बना दिया था, तो वो एक्स्ट्रा रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में खा जाएंगे, ले जाएंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 20,000 का रिजर्व था, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कितनी हो गई, 5,000 रुपीज डाउन हो गई। अब बाकी कितने बचे, 15,000 रुपए बचे हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेंगे। मतलब 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ओल्ड रेशो में ये ले लेंगे कितना, 15,000 रुपए को। 15,000 को 532 में ले लेंगे, मतलब 7,500, 4,500 एंड 3,000 रुपीज ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बचे हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर सारे IFR के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको, सारे केसेस, इसमें 5 तरीके के केसेस हैं। जो जो कंडीशंस होती है ना वो सारे इसी क्वेश्चन के अंदर है। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन भी था, उसमें भी सारे केसेस थे। आप अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा तो बढ़िया ही है। देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर हैं।
एन, टी और ए, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1/3, 1/3, 1/3, इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट को। आगे इन्होंने फ्यूचर में क्या है, न्यू रेशियो जो है वो इनका हो गया 2/5, 2/5 और 1/5। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। फिर आगे बोल रहा है कि हमारे पास IFR मतलब रिजर्व बना के रखा है, फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना के रखा है, 60,000 रुपए का बना के रखा है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का था, तो 4 लाख रुपए का खरीदा था। ठीक है, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा था। किसी ने बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए तक गिर सकता है, तो हमने 60,000 रुपए की पहले ही योजना बना के रख ली, तैयारी करके रख ली कि 60,000 रुपए तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो रिजर्व बना के रख दिया 60,000 रुपए का। अब हुआ क्या, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन का मतलब ये कि जितने का हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था उतने का ही इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। हमको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है मतलब चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम आता है, पता ही नहीं है हमारे को एग्जाम है, तो हम बोलते हैं एग्जाम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू का कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं है मतलब मार्केट वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट में तो कुछ चेंज हुआ नहीं। अब फालतू का 60,000 रुपए का रिजर्व बना के रखा था, तो उस रिजर्व को क्या करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे सर बार बार IFR को डेबिट क्यों कर रहे हो, बेटा रिजर्व जितने भी होते हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करना है तो उसको उल्टा करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, टू टीज कैपिटल एंड टू एज कैपिटल। तो IFR है कितने का, 60,000 रुपीज का है, वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 60,000 को आप तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 20,000 रुपए तीनों पार्टनर्स ले लेंगे। ये तो था केस 1, फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या बोल रहा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख रुपीज। अब भाई साहब आपने इन्वेस्टमेंट 4 लाख का खरीदा भी 4 लाख का, आज भी 4 लाख उसकी वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं है। तो हमने IFR 60,000 रुपए का फालतू बना के रखा है ना, तो केस 2 के अंदर भी क्या होगा, सेम एंट्री हो जाएगी केस 1 की, कि पूरा का पूरा केस 1 की तरह सेम होगा, कि पूरा रिजर्व जितना भी है ना वो पूरा जो है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेंगे। फिर उसके बाद आओ केस 3, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000 रुपीज। मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा था 4 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू हो गई 4,24,000 रुपए, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब रिजर्व किस लिए बनाया था, कम होने के लिए, कि यार 60,000 रुपए कम हो सकती है, लेकिन चोट हो गई, मतलब चोट तो क्या फायदा हो गया, बढ़ गई वैल्यू, 24,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो मतलब अपने लिए फायदा है, तो फालतू रिजर्व जो बना के रखा है उसको पहले खत्म करेंगे, क्योंकि वो तो दुख परेशानी के लिए बना के रखा है, तो उसको खत्म करोगे तो पहली एंट्री तो करोगे केस 3 के अंदर IFR को खत्म करने की। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो 2N, 2T, 2A। 60,000 रुपए का IFR बना के रखा है, वो पूरा खत्म कर देंगे, 20,000, 20,000 और 20,000 ओल्ड रेशो में खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। देखो अगर कम होती तो मैं रिजर्व से पैसे निकाल लेता, लेकिन अभी बढ़ गई है ना, तो जब भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बीच में आ जाता है, तो उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 24,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें पहली एंट्री तो होगी रिजर्व खत्म करने की, दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने की, और एक और थर्ड एंट्री होगी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई हमने तो रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू N, 2T, 2A। 24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तीनों पार्टनर्स ले लेंगे ओल्ड रेशो में, मतलब 8,000, 8,000 और 8,000 रुपीज तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट ले लेंगे। तो केस 3 के अंदर क्या है कि पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो आप पहले रिजर्व खत्म कर दो, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है अब। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पे जो फायदा हुआ है वो पार्टनर्स को दे दो। ठीक है, ये केस 3 के अंदर 3 एंट्रीज होंगी। फिर है केस 4। केस 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,75,000 रुपीज। मतलब इन्वेस्टमेंट करा कितने का था, 4 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3,70,000 रुपीज। कितनी कम हुई, 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो हमने पहले ही सोच के रखा था कम से कम 60,000 रुपए तो कम होंगे ही होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले से ही आपके दिमाग में था कि यार मेरी सेकंड डिवीजन तो बनेगी बनेगी।
अब वो गलती से फर्स्ट डिवीजन बन जाए तो अच्छा ही है ना। तो 60,000 रुपीज का रिजर्व बना के रखा था, उसमें से 30,000 रुपए वैल्यू कम हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रिजर्व से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए रिजर्व से निकालोगे। 60,000 में से टू इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज तो इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। बाकी 30,000 रुपए और बच रहे हैं तो वो 30,000 रुपए और क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेंगे। मतलब 2N's कैपिटल 2T's कैपिटल 2A's कैपिटल ओल्ड रेशो इक्वली ले लेंगे। ठीक है, तो 30,000 रुपीज इक्वली ले लेंगे, मतलब 10,000 10,000 एंड 10,000 रुपीज ले लेंगे। ठीक है, ये तो था केस 4। अब नेक्स्ट है केस 5। केस 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का था, तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए का खरीदा था। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3,10,000 रुपए हो गई। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 90,000 रुपीज रिड्यूस हो गई है। अब 90,000 रुपीज डिक्रीज हो गई वैल्यू। हमने रिजर्व कितने का बना के रखा था, 60,000 रुपए तक तो सोच के रखा था। अब सोच के रखा था 60,000 रुपए तक, कम हो गया 90,000 रुपए, तो बाकी 30,000 रुपए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे। जब भी मजबूरी आ जाती है, जब भी जरूरत पड़ती है पैसों की या लॉस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन से उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 30,000 रुपए कहां से उठा लोगे आप, रिवैल्यूएशन से उठा लोगे। मतलब एंट्री क्या करोगे केस 5 के अंदर, पहले तो पूरा रिजर्व खाली कर दोगे, तो रिजर्व खाली कर दिया 60,000 रुपए का, फिर रिवैल्यूएशन से भी निकाल दिए 30,000 रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई कितनी, 90,000 रुपए। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन से 30,000 रुपए जब आप निकालोगे, देखो रिवैल्यूएशन से कोई भी पैसा निकालते हैं, चाहे रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ले लेंगे। तो अभी रिवैल्यूएशन को डेबिट किया तो क्रेडिट करके खत्म करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी N's कैपिटल T's कैपिटल A's कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। कितने का हुआ है, 30,000 रुपीज का लॉस हुआ है। अब वो तीनों पार्टनर्स कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में सहन करेंगे, इक्वल मतलब सहन करेंगे, तो 10,000 10,000 10,000 रुपीज का लॉस तीनों पार्टनर्स सहन करेंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भाई साहब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इसमें सारे टाइप्स एक साथ दे दिए इन्होंने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 2:1। तो मतलब दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3 रेशो 1/3। ऑन 31 अक्टूबर 2020 31 मार्च 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे को कितना, 60,000 रुपीज का। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है कितना, 3/5 रेशो 2/5। पास द जर्नल एंट्रीज एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। इसके अंदर क्या है कि दो केसेस दिए हुए। पहला तो है कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि भाई जनरल रिजर्व हमारे पास 60,000 रुपए पड़ा है, बैलेंस शीट के अंदर है, लेकिन जब हम अगली बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसके अंदर हमको जनरल रिजर्व नहीं मांगता है। ठीक है, मतलब जनरल रिजर्व को खत्म करो, आप कैसे भी करके खत्म करना है जनरल रिजर्व को, तो बहुत इजी है। जितने भी रिजर्व होते हैं सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2x 2y। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 60,000 रुपीज ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000 और 20,000 रुपीज दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था केस 1 कि भाई हमको बैलेंस शीट में नहीं चाहिए। केस 2 में क्या बोल रहा है कि व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब यार ये तो बैलेंस शीट के अंदर शो भी करना है, तो जब कोई भी एडजस्टमेंट हो इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, पूरी पार्टनरशिप में अगर कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट हो जिसको रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं इफेक्ट करना हो, या जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट में शो नहीं करना हो, तो उसके लिए एक ही एंट्री है, और वो एंट्री सब एंट्रीज की बाप है। उसका नाम है गेनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब गेनर टू सैक्रिफाइजर। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे में ही संबंध करके, एक दूसरे से ही एडजस्टमेंट करके और ये खत्म कर दें जनरल रिजर्व को, उसको बैलेंस शीट में शो करें, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे से ले दे के निपटा दें,
तो उसमें हम लोग एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेनर टू सेक्रीफाइजर करेंगे तो गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो चाहिए, तो हम सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सबसे पहले x का लिख देते हैं, तो x का ओल्ड रेशो है 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम लोगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/15 x का सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ऐसे ही आप y का निकालोगे तो y का ओल्ड रेशो कितना है 1/3 माइनस न्यू रेशो है 2/5। एलसीएम लेने नहीं आया तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/15, मतलब ये गेन कर रहा है। तो x सेक्रीफाइजर है और y गेनर है। हमको एंट्री क्या करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। मतलब एंट्री करेंगे हम लोग वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब गुडविल है, जनरल रिजर्व है कितने का, 60,000 रुपीज का। तो ध्यान रखना गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 60,000 इंटू 1/50, मतलब 4,000 एंड 4,000 रुपीज की एंट्री होगी। ध्यान से समझना, जो रेड पेन से करा हुआ है वो केस 1 है और जो ब्लू पेन से करा हुआ है वो केस 2 है। दोनों को ध्यान से समझो। पहले में तो पूरा ही खत्म कर दिया जनरल रिजर्व, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। दूसरे में खत्म नहीं करा, पार्टनर्स के कैपिटल में आपस में एडजस्टमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हो गई गेनर टू सेक्रीफाइजर। ठीक है, बहुत काम की बात है, ये हम लोग इलस्ट्रेशंस में भी समझ चुके हैं। अगर आपने पुराने सारी कॉन्सेप्ट को समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा तो बस आपको देखना है, एक बार रिविजन हो रहा है एक तरीके से आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है, मीता गोपाल फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। तो 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 5:3:2, मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 5/10, 3/10, 2/10। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना ये चीज। कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपीज दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना, तो वो दिया हुआ है 9,000 रुपीज। फिर गुडविल दिया हुआ है हमारे को कितना, 4,80,000 रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। तो अब भाई साहब ध्यान से समझो, इसमें आपको 3 चीजें दी हुई हैं। पहला तो दिया हुआ है डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसका डेबिट बैलेंस होता है। इसको खत्म करने के लिए इसको हम उल्टा करेंगे, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी, क्रेडिट करेंगे इसको उल्टा करेंगे तो पहली एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है, 30,000 रुपीज का है। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो 15,000 रुपीज, 10,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट इसका हो गया एडजस्टमेंट। अब आ जाओ सेकंड, कॉन्टीजेंसीज रिजर्व। तो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, जीस कैपिटल, टू एफ्स कैपिटल। अब कॉन्टीजेंसी रिजर्व था 9,000 रुपीज का, तो उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। तो 9,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,500, 3,000 रुपीज एंड 1,500 रुपीज ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी खत्म हो गया। अब तीसरा है गुडविल। देखो गुडविल के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि गुडविल को रेज करो और राइट ऑफ कर दो। अगर गुडविल को रेज करेंगे तो एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, उसको राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो हो गया एक मेथड, इसको साइड रख दो। अब एक और दूसरा मेथड है जिसमें एंट्री करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो आपको हमेशा गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री को ही फॉलो करना है। गुडविल जब भी दिया हो तो वो क्या इजी कर देता है क्वेश्चन को। तो अपन को एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेनर टू सेक्रीफाइजर करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कितने रेशो में गेन कर रहा है, कितने रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लोग सबका गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सबसे पहले एम का निकाल लेते हैं, तो एम का है 3/6 माइनस 5/10, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 30, तो 0/60। 0/60 मतलब ये बंदा ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एम को तो दुनिया से हटा दो, दुनिया से मत हटाओ, इस क्वेश्चन में गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो से हटा दो। फिर है जी का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस न्यू रेशो है 3/10। एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 20 माइनस 18 मतलब 2/60। तो जी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है, 2/60 सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर आ जाओ एफ, तीसरा पार्टनर है एफ। एफ का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/6, न्यू रेशो दिया हुआ है 2/10। नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका माइनस में 2/60 आ गया, मतलब एफ गेन कर रहा है, जी सेक्रीफाइस कर रहा है, एफ गेन कर रहा है। अब हमको एंट्री क्या करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल। अब गुडविल है कितने की, तो गुडविल है 4,80,000 रुपीज की। तो 4,80,000 की एंट्री क्या करोगे, 4,80,000 इंटू 2/60, ध्यान रखना ये चीज, इंटू 2/60 मतलब 16,000 और 16,000 रुपए से एंट्री कर दो। ठीक है, आई बात समझ में। तीन चीजें थी, एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो डेबिट होता है इसलिए उसको क्रेडिट करके खत्म किया। एक कॉन्टीजेंसीज रिजर्व, वो क्रेडिट होता है तो डेबिट करके खत्म किया। एक गुडविल जिसकी गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करी। तीनों तरीके की चीजें निपट गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। दो पार्टनर है, दोनों 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी और एस, 3/5 रेशो 2/5, ये तो इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाओ, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में काम की चीज क्या है, एक तो जनरल रिजर्व काम का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल रिजर्व इक्वल्स टू 23,400 रुपीज। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम का है, तो वो मैंने लिख दिया 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो अभी कुछ दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चीजें तो पहले चेप देते हैं। फिर लिखा हुआ है द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 1:1, मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 1/2 रेशो 1/2। इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड एट 20,000 रुपीज। देखो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 30,000 रुपए का, मतलब हमारी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा है 30,000 रुपए। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 रुपए हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। कितनी गिर गई, 10,000 रुपए गिर गई। रिजर्व कितने का बना के रखा था, 20,000 रुपए का बना के रखा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट गिर गया कितना, 10,000 रुपए। तो इससे क्या हमारे को आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। फिर दूसरा है गुडविल, तो गुडविल जो है वो दिया हुआ है 24,000 रुपीज। अब मैंने बोला जिंदगी में कभी भी गुडविल दिया हो तो सबसे पहले दिमाग में एक ही एंट्री आनी चाहिए, गेनर टू सेक्रीफाइसर। अगर कुछ और लिखा हुआ है तो बात अलग है, बाकी याद कर लो हमेशा दिमाग में क्या आनी चाहिए, गेनर टू सेक्रीफाइसर। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो देखो गुडविल की एंट्री तो हो गई गेनर टू सेक्रीफाइसर। जनरल रिजर्व को भी हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब उसको खत्म नहीं करना है, उसको बैलेंस शीट में आगे लेके चलना है। तो अगर बैलेंस शीट में आगे लेके चलना है तो इसकी एंट्री भी गेनर टू सेक्रीफाइसर होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के सिर्फ आप आईएफआर और इन्वेस्टमेंट को लेके चलोगे, इसकी जनरल कॉमन एंट्री होगी जो होती है। बाकी इन दोनों की गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व की और गुडविल की। तो अब एंट्री करनी है तो उसके लिए आपके पास गेन रेशो सेक्रीफाई रेशो भी तो होना चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे गेन रेशो, सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो हम लोग बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो कितना है, 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/10 बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही अब आओ एस, तो एस का 2/5 माइनस 1/2, तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 5, ये माइनस का 1/10 आ गया, मतलब ये गेन कर रहा है। माइनस में आंसर आता है तो गेन करता है। अब अपन को एंट्री सबसे पहले जनरल रिजर्व की करनी है। किसकी करनी है, जनरल रिजर्व की करनी है। जनरल रिजर्व की क्या एंट्री होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अभी मैंने बताई क्योंकि इसको बुक्स में लेके चलना है आगे तक। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री होगी, मतलब एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, क्योंकि गेन कौन कर रहा है, एस गेन कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कितना है जनरल रिजर्व, 23,400 रुपीज, उसको 1/10 करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2,340 रुपीज से एंट्री हो जाएगी पहली जनरल रिजर्व की। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है। तो अब इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है तो आपके पास आईएफआर बना हुआ कितना है, 12,000 रुपीज, 20,000 रुपीज का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 20,000 का पूरा खत्म करेंगे। उसमें से टू इन्वेस्टमेंट में कितना डाल देंगे, 10,000 रुपए डाल देंगे। 20,000 में से 10,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, बाकी 10,000 रुपए और बचेंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ले लेंगे। मतलब हम एंट्री करेंगे टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, ओल्ड रेशो में ले लेंगे। तो ओल्ड रेशो कितना है इनका, 3:2, तो 10,000 रुपए 3:2 में ले लेंगे, मतलब 6,000 और 4,000 रुपीज ले लेंगे। तो एक तो फर्स्ट एंट्री ये हुई, सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट की हुई, थर्ड एंट्री करनी है हमको गुडविल की। तो गुडविल की यहां पे कर लेते हैं। गुडविल की भी एंट्री क्या होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर होगी। तो गेन कौन कर रहा है, एस गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बीस कैपिटल। ये गुडविल की एंट्री कर रहे हैं। अब गुडविल है कितने का, 24,000 का, तो उसको हम गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में मतलब 1/10 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 25,000 का 24,000 का 1/10 करेंगे तो 2,400 रुपीज आ जाएगा गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो जनरल रिजर्व की भी गेनर टू सेक्रीफाइजर, गुडविल की भी गेनर टू सेक्रीफाइजर, आईएफआर को खत्म करके हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये 19th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 5:3:2। तीन पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/10 रेशियो 3/10 रेशियो 2/10। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/10 रेशियो 3/10 रेशियो 5/10। With effect from 1st April 2020, they decided to record the following। ये अब देखो विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स, क्या लिखा हुआ है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स। जब ऐसी चीजें लिखी हो ना विदाउट अफेक्टिंग द बुक्स, मतलब हमको एंट्री करनी है गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करनी है, लेकिन क्या होता है कि कई बार एंट्री सेक्रीफाइजर टू गेनर भी हो जाती है। ठीक है, अब कब होती है, जब हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो एंट्री होगी गेनर टू सेक्रीफाइजर। जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइजर टू गेनर। अब पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज का, देखो जितने भी सारे रिजर्व्स होंगे उन सबको ऐड कर देना आप। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स होंगे उन सबको ऐड कर देना। P&L का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको भी ऐड कर देना। फिर उसमें से लेस करोगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसमें से लेस करोगे आप P&L का डेबिट बैलेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आ गई, प्लस करना है माइनस करना है। गुडविल अगर दिया हो तो उसको भी प्लस कर देना। तो आप देखोगे अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री हो जाएगी, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइजर टू गेनर हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व को प्लस करना है, जितने भी रिजर्व है सबको प्लस करना है। P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको प्लस करना है क्योंकि प्रॉफिट है। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है ना वो डेबिट में जाता है, इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो पहले हम प्लस वालों को जोड़ देते हैं तो 30,000 रुपए हो गया। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है उसको डेबिट होता है तो उसको हम माइनस करेंगे, कितना, 12,000 रुपीज माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अमाउंट आ गया 18,000 रुपीज। अब ये नेट इफेक्ट आ गया, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब इस नेट इफेक्ट की क्या एंट्री होगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो पहले गेन रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, तो हम सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का निकाल लेते हैं सबसे पहले। एक्स का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस 2/10, तो एक्स का सेक्रीफाइस आ गया 3/10। वाई का निकालोगे तो 3/10 माइनस 3/10 तो 0 आ जाएगा, तो वाई का तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर जेड का निकालोगे तो जेड का है 2/10 माइनस 5/10, तो जेड का गेन रेशियो आ जाएगा क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है 3/10। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड गेन कर रहा है। तो हमको एंट्री क्या करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर, मतलब एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब नेट इफेक्ट कितना था, 18,000 रुपीज, उसको 3/10 करेंगे सॉल्व, तो एंट्री हो जाएगी 5,400 रुपीज एंड 5,400 रुपीज। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसका हमने सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन टॉपिक के क्वेश्चंस को सारों को सॉल्व करेंगे। आपकी इच्छा हो तो भाई साहब एक बार सारा जो वीडियो है, अगर समझने की इच्छा हो, बार बार दिक्कत हो रही हो अगर समझने में, तो एक बार भी रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसको ब्रीफली स्टडी करनी है तो इलस्ट्रेशन में जब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर और रिजर्व्स के लिए, तो उस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझाया था उसमें, तो आप वो भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।